चलिए, आज फिर हमारे साथ डॉक्टर संजीव कुमार एएमओ जुड़ चुके हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे हाई बीपी के बारे में। डॉक्टर साहब, ये हाई बीपी जो है ये है क्या और इसके क्या कारण हैं? हृदय के दो तरह की जो गतियाँ होती हैं उसमें एक को बोलते हैं हम सिस्टोलिक यानी कि अकुंचन, और दूसरे को बोलते हैं प्रसारण। तो उस एक में जो है वो हृदय जो है वो अकुंचन करता है और दूसरे में वो फैलता है। तो इसके बीच में जो दबाव पैदा होता है वही एक तरीके से जो ब्लड प्रेशर का वो दबाव होता है, उसी दबाव का बढ़ना उसको हम हाई बीपी बोलते हैं, और उस दबाव का कम होना उसको जो है लो बीपी बोलते हैं। और एक जो हृदय की प्राकृतिक जो अवस्था होती है तो उसमें उसके दो कार्य होते हैं, एक में सिकुड़ना और दूसरे में फैलना। और जो सिकुड़ने और फैलने के बीच में जो गति होती है उसको हम रक्त दाब बोलते हैं। जब ये रक्त दाब अपनी प्राकृतिक अवस्था से बढ़ करके ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम उच्च रक्त दाब बोलते हैं या रक्तचाप बोलते हैं। आयुर्वेद में से रक्त भार अधिक्य या उच्च रक्तचाप या फिर रक्तावृत वात की संज्ञा इसमें दी गई है। डॉक्टर साहब, सामान्य बीपी कितना होना चाहिए? सामान्य बीपी जो है वो प्रत्येक जो हमारे अडल्ट्स में 120 से 80 माना गया है। 120 से 80 का मतलब है 120 जो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की फेस में होता है, और यानी कि जिसमें हृदय हमारा सिकुड़ता है, और 80 जो है वो जिसमें हमारा हृदय फैलता है, जिससे खून जो है हृदय से बाहर निकल जाता है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो हाई बीपी होता है इससे क्या खतरा होता है पेशेंट को? देखिए, इससे जो है हाई बीपी होने से क्या होता है कि जो शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन तथा पोषण जो मिलना चाहिए वो इस रक्त के माध्यम से हर एक जो है ऊतक तक हृदय रक्त के माध्यम से पहुंचाता है। अगर यूं समझे कि हमारी जो है हृदय के साथ साथ में कुछ नलियां लगी हुई हैं, वो वहाँ से रक्त लेके जाती हैं, उससे ऑक्सीजन तथा अन्य जो पोषक तत्व वो अलग अलग ऊतकों तक पहुँचते हैं। और अगर वो नली किसी माध्यम से ज़्यादा संकरी हो जाए या फिर उसमें कठिनता आ जाए या फिर वो उसके अंदर कोई फैट डिपॉजिट हो जाए तो वो जो हमारा रक्त का प्रवाह है वो बाधित होगा, और उसकी वजह से जो ये फ्लो है वो या तो बहुत कम होगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, और जो हमारे ऊतकों तक वो जो है नहीं पहुंच पाएगा। ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वो जो हमारा धमनियाँ हैं वो अलग अलग जो है आगे वेन्यूल्स, वेन्स, फिर आगे इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, उसके बाद अयोटा, फिर उसके बाद जो है हृदय में वो सारा जो दूषित जो है वो रक्त है वो वापस जाता है, तथा वहाँ पे इस दूषित रक्त की जो है जो हमारे लंग्स है, फुफ्फुस जो बोलते हैं, और उसके बाद जो है हमारे हृदय में इसकी सफाई होती है। जो वेस्ट मटेरियल है वो स्किन के द्वारा या फिर हमारे जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा, मल मूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। इसकी वजह से अगर हमारे हृदय में रक्तचाप अगर सामान्य अवस्था से ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि 120-80 हमारा नॉर्मल है, अगर एक स्टेज होती है हमारी प्री हाइपरटेंसिव की, उसके अंदर जो है 120 से लेकर के 130 तक जो ब्लड प्रेशर है वो रहता है, और नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो जो 80 से 90 के बीच में हो सकता है। एक जो सेकंड जो स्टेज होती है उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो 130 से लेकर के 100 जो है 40 तक, और नीचे का जो है ब्लड प्रेशर वो 90 से 100 के बीच में हो सकता है। और जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में जो 150 से 100 से 150/100 और या उससे ज़्यादा हो सकता है। और एक अलग स्टेज आती है 180 से जो है 120 की स्टेज, जो उसको इमरजेंसी की स्टेज बोला जाता है। इसमें जो है हृदय से निकलने वाली जो धमनियों में जो बहुत तेज़ गति से जो प्रवाह जो रक्त का होता है उससे किसी को मतलब किसी भी हमारे ऊतक को कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है, और ये बहुत ही एक क्रिटिकल स्टेज होती है। इस स्टेज में अगर किसी को पता लगता है उसको तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी पहचान क्या है? इस बीमारी में क्या लक्षण सामने आते हैं जो रोगी पहचान सके कि हाँ भाई हाई बीपी है मुझे अब? देखिए, लगभग
85% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मैं जो है ना उच्च रक्तचाप से पीड़ित हूँ, क्योंकि उनको कभी कभी सर दर्द हो सकता है, कभी कभी बेचैनी हो सकती है, वो इन इन जो है ना लक्षणों को कई बार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में आपके सर में दर्द होगा या चक्कर आएंगे या फिर आपको एक फ्लशिंग की स्टेज महसूस होगी या फिर जो आपको घबराहट होगी, आपके छाती में कोई दर्द होगा या ज़्यादा गर्मी आप महसूस करोगे, सांस आपका जो घुटने लग जाएगा, तो तब आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पे वो आपका जो ब्लड प्रेशर चेक करता है, तो वहाँ पे जो स्पिग्नोमेनोमीटर है उस इंस्ट्रूमेंट से वो चेक करता है। तब आपकी रीडिंग जो सामान्य से ज़्यादा आती है, तब ये पता लगता है भाई इसको बीपी की शिकायत हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं और ऐसा क्या इसका नुकसान हो सकता है जो रोगी के लिए घातक हो? देखिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, धूम्रपान करने से क्या होता है कि तरह के निकोटीन जो है हमारे ब्लड के अंदर जो रिलीज होता है और वो लगातार बढ़ने की वजह से हमारी धमनियों को नुकसान पहुंचता है। दूसरा, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं यानी कि शराब का सेवन करते हैं, उसकी वजह से भी जो है हमारे शरीर में अम्लता बढ़ती है और अम्लता की वजह से जो हमारा जो रक्त है वो दूषित होता है और उसका जो फ्लो है वो ज़्यादा बढ़ता है। और तीसरे नंबर पे है हमारा मोटापा। अगर मोटापा हो जाएगा तो मोटापा ज़्यादा होने की वजह से हमारे हृदय को ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो रक्त को आवश्यक जो हमारे ऊतक हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसकी वजह से जो मोटापे के जो मरीज़ हैं उनको ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो उनकी धमनियों में जो विकृति आती है उनकी वजह से हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और उन्हीं की वजह से अगर मान लो कोई थक्का निकल के दिमाग में चला जाता है तो उसको लकवा की शिकायत हो सकती है। अगर वो हृदय में एम्बोलिज्म के रूप में जो आ जाता है तो हार्ट अटैक हो सकता है। अगर वो थक्का निकल के पैरों में चला जाता है, पैरों की नसों में, तो वहाँ पे जो एक तरह से नसों की में रुकावट होके वो नीले पड़ सकते हैं, बाद में वो गैंग्रीन का रूप धारण कर सकते हैं, उनको काटना भी पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, इसका आयुर्वेद में इलाज क्या है? देखिए, उच्च रक्तचाप में सबसे पहले जो दूषित हमारी वायु है और दूषित हमारा जो पित्त है और कफ है उसको उसको ठीक करना है। और वो ठीक करने के लिए हम जो आयुर्वेद की जिसमें महारत है वो है शोधन चिकित्सा। अब समय समय पर हम अगर अपने शरीर का वमन यानी कि उल्टी लगाने की प्रक्रिया जो कि वसंत ऋतु में होती है और जो विरेचन की प्रक्रिया जो हमारे शरद ऋतु में होती है उसमें अगर लगातार करवाएं और वायु की शांति जगह आस्थापन बस्ती या अनुवासन बस्ती, मतलब एक तरह से अनीमा इसको बोलते हैं, वो अलग अलग जो है द्रव्यों का एक सार होता है और उसको जो है पक्वाशय में प्रवेश करवाया जाता है, तो उसके माध्यम से इन तीनों दोषों की शांति हो जाती है और उसकी वजह से ये दोष जो अपने प्रमाण से घट के नॉर्मल अवस्था में आ सकते हैं और उससे ब्लड प्रेशर हमारा जो है वो सामान्य हो सकता है। इसके लिए काफ़ी सारी जो है ना ड्रग्स आती हैं, तो जैसे कि सबसे पहले तो हम सर्पगंधा एक जो है पौधा होता है, उसकी जो जड़ होती है उसकी जो गोलियां बनती हैं उसका चूर्ण भी अवेलेबल हो सकता है। जो गोलियां हैं वो एक गोली सवेरे शाम, सर्पगंधा जो बटी है उससे जो बहुत अच्छी नींद भी आती है और वो बेचैनी को कम करती है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है। और दूसरा जो हमारा ब्राह्मी चूर्ण, आपने ब्रह्मी चूर्ण के नाम से भी सुना होगा, ब्रह्मी चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में, या फिर ब्राह्मी बटी भी आती है, 2 गोली सवेरे शाम ले लें। शंखपुष्पी सिरप जो आते हैं, शंखपुष्पी सवरस के रूप में आप उसको एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका जो है उसका क्वाथ बना के उसको जो 10 से 20 ml की मात्रा में सवेरे शाम अगर लेंगे। दूसरा जो हमारा गोक्षूर, आमतौर पे इसको भाखड़ी बोलते हैं, जो खेतों में बहुत मात्रा में पाया जाता है, उसका 3 से 6 ग्राम चूर्ण लें तो वो भी पेशाब ज़्यादा निकाल के ब्लड प्रेशर को जो है ठीक कर सकता है। और अर्जुन इसके लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव है। अर्जुन हमारी जो धमनियाँ हैं उनको साफ़ करता है, तो धमनियों को साफ़ करने की वजह से जो है वो एक हृदय को बल भी मिलता है और वो धीरे धीरे जो है वो ब्लड प्रेशर भी सामान्य हो सकता है। और हमारा पुनर्नवा एक जो आसपास जो है बहुतायत मात्रा में ये भी मिलता है। पुनर्नवा भी पोटेशियम स्पेयरिंग जो है डायरेटिक्स का काम करता है और वो भी ज़्यादा मात्रा में पेशाब निकाल के ब्लड प्रेशर को शांत कर सकता है।
दूसरा हमारा खून की सफाई के लिए हम जो है महामजिस्टारिस्ट, खदीराजिस्ट, सारीबादी आसव ये ज़रूर दें, ताकि जो बढ़ी हुई जो गर्मी है वो कम हो जाए तथा उसकी खून की सफाई हो। इसमें चंदनासव का भी बहुत अच्छा जो है रोल है। चंदनासव ठंडा होता है और वो हृदय पे शामक प्रभाव डालता है। नीम चूर्ण है और जो हमारा सफ़ेद पेठा है जिसको व्रत में खाया जाता है, वो भी हमारे ब्लड प्रेशर पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। इसके अलावा हम योग के माध्यम से जो है शीतकारी, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम और ध्यान और ओम का उच्चारण, अगर ये लगातार हम करेंगे तो इससे हमारा जो है ब्लड प्रेशर वो सामान्य रहेगा। और दूसरा, अनावश्यक जो है तनाव से बचें और हमारा जो उचित खान पान है उसकी तरफ ध्यान दें, तथा जो विरुद्ध आहार की बात यहाँ पे ज़रूर मैं करूँगा। जो विरुद्ध आहार मतलब एक जो आहार यानी कि एक खाना जो दूसरे खाने के साथ अगर हम लेते हैं तो वो कुछ जो है गुणों के विपरीत हो जाता है, तो उसको विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे चाय है, चाय के साथ हम नमक का सेवन या फिर मिर्च का सेवन नहीं करते, उससे विधा पैदा होता है, जलन पैदा होती है, शरीर में गर्मी पैदा होती है। और ऐसे ही इसको समझें हम, जैसे खाने के साथ हमने खाने के बाद या खाने के साथ चाय पी या फिर उसके दूध के साथ खाना लिया, तो ये विरुद्ध आहार है। खासकर ब्लड प्रेशर उससे बढ़ सकता है, हमारे अंदर जो एसिडिटी की समस्या हो सकती है, यूरिक एसिड हमारा बढ़ सकता है। तो हमें विरुद्ध आहार का भी यहाँ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा नमक का जो है हमें इस्तेमाल नहीं करना। नमक और मिर्च मसाले जो हैं, जिसको आजकल हम फास्ट फूड के रूप में खाते हैं, उनका भी हमें परित्याग कर देना चाहिए। तो हाई बीपी जो है, क्या वो बिना दवाई के भी कम हो सकता है? बिल्कुल कम हो सकता है। इसके लिए हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। जो चीज़ें हमारे को नुकसान पहुंचाती हैं, खासकर जिनकी प्रकृति जो गर्म है, उन चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। या एक विशेष जो हमारे जो चैनल्स हैं उनको अगर हम दबाएं, उसके अंदर 108 जो हमारे अंदर जो है मर्म जिसको बोलते हैं, वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, महत्वपूर्ण जो स्थान है, उनमें से एक तल हृदय मर्म है। अगर हम उसको 18 बार दबाएंगे तो उससे भी ब्लड प्रेशर 10 से 20 mm जो है वो कम किया जा सकता है। जैसे कि जो दोनों हाथों में ही तल हृदय मर्म होता है, और ये जो उंगली है बीच वाली, अगर हम इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे, ये वाला जो एरिया है, इसमें अगर हम इसको 18 बार लगातार दबाएंगे तो अगर आपका बीपी अब 140 है तो 18 बार दबाने के पश्चात जो है वो 20 mm तक हम उसको कम कर सकते हैं। जो ये थेरेपी आपने बताई है, इसको हम तभी करें जब बीपी जो बढ़ा हुआ हो, या इसको हम सामान्य तौर पर भी इसको यूज कर सकते हैं इस थेरेपी को? जिन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो वो अगर करेंगे तो उनके अंदर विशेष लाभ होगा। अगर किसी का बीपी घटा हुआ है, अगर वो ये प्रोसेस करेगा तो उसका बीपी और कम हो जाएगा। ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर संजीव कुमार जी, जिन्होंने हमें हाई ब्लड प्रेशर से कैसे निजात पाएं इस बारे में बड़ी ही अच्छी जानकारी दी।